हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अभिकथन। इसमें क्या दो अभिकथन दे रखे हैं, इसमें ए और आर। पहला क्या है कि भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। क्या भाषा में निपुण उसी व्यक्ति को कहा जाएगा जो व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बना लेता हो? पहला ऑप्शन आपका ये कह रहा है। दूसरा क्या है, भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। दूसरा क्या कह रहा है कि भाषा की जो निपुणता है वो क्या है कि सुविधा और प्रवाह के साथ आप भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोनों स्टेटमेंट को आप समझिए बेटा। ए में क्या कहा कि भाषा में निपुण उसे कहा जाएगा जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही वाक्य बना लेता हो, उसे कहा जाएगा कि भाषा में निपुण है। और दूसरे में क्या कहा कि भाषा में निपुणता उसे कहेंगे जो सुविधा और प्रवाह के साथ, फ्लो के साथ अपनी भाषा को इस्तेमाल कर सकता हो, भाषा में बात करने की योग्यता रखता हो। तो अब बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? पहले में क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सही हैं, कि ए भी सही है और आर भी सही है, और जो आर है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। दूसरे कथन में क्या कहा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरे कथन में क्या कहा बेटा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है कि भाषा में निपुण उसे कहा जाएगा जो व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता जिसमें हो, उसे भाषा में निपुण कहा जाएगा। मतलब इसका कहना है कि ये वाली बात सही है, लेकिन आर कि जिसमें आर में क्या कहा कि भाषा में निपुणता जो है सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा का इस्तेमाल करने की योग्यता है, तो इस बात को इन्होंने गलत कहा। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। फोर्थ में उल्टा बोल दिया। अब आप ये दोनों कथन जो आपने समझे बेटा, आप खुद सोचिए, क्या आप भाषा में निपुण उस व्यक्ति को ही मानेंगे जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही वाक्य बना लेता होगा, या फिर आप उस व्यक्ति को भाषा में निपुण मानेंगे जो सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा का इस्तेमाल करने की योग्यता रखता हो? तो इन दोनों को कथनों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो आपका गलत होगा बेटा, कि ऐसा नहीं है कि भाषा में जो व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बना लेता हो वही भाषा में निपुण है। नहीं, भाषा में निपुण कौन सा व्यक्ति कहलाएगा जो सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा का प्रयोग करना जानता हो। तो ए गलत हो गया और आर जो है आपका सही हो गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट? आप ये नहीं कह सकते कि जो व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बना लेता है वही भाषा में निपुण है। नहीं, जो व्यक्ति भाषा का अपनी सुविधा के साथ, अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, प्रवाह के साथ उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो भाषा में निपुण कहलाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, ए गलत हो गया और आर आपका सही हो गया। तो ए गलत कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में, और आर सही। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। एक छोटा बच्चा है, क्या उसको व्याकरण के सारे नियम पता नहीं? पता ना, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा है, वो अपनी बात को बिल्कुल ठीक ठीक आपको बोल पा रहा है, तो वो क्या है, वो भाषा का इस्तेमाल करने में निपुण है वो बच्चा। तो इसी तरीके से कि बस ये नहीं कि आपको व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बनाना आ गया तो ही आप निपुण कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बात को, अपनी भाषा का इस्तेमाल करना जानते हैं और अपनी बात को सुविधा के साथ आप उसको रख सकते हैं, जहां आपको जैसी आवश्यकता है वहां अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में आप सक्षम है, तो उसको भी भाषा में निपुण कहा जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें कहा गया कि ए तो गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, और आर जो है दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पठन पूर्व, जो पठन के पूर्व जो कार्य होते हैं वो क्या है? पठन पूर्व के कार्य क्या होंगे बेटा? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए। क्या पठन से पूर्व कार्य में मूल्यांकन आ जाएगा? मतलब बच्चे की पठन की कुशलता का मूल्यांकन करने लगे आप। पठन से पूर्व के कार्य पूछा गया है आपसे कि पढ़ाने से पूर्व के क्या कार्य होने चाहिए, तो ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा क्या है, कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए। तीसरा क्या है, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। डी क्या है, पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो पठन से पूर्व के कार्य क्या होते हैं बेटा? ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। आप बच्चे को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें, बच्चे को आप अभिप्रेरित कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने से पहले आप उसको अभिप्रेरित करेंगे,
तो क्या सही है बेटा कि शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए यह क्या है आपके पठन से पूर्व के कार्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी किसे कहेंगे बेटा? पहला, अपने परिवार में सबसे पहले जो विद्यालय गए हैं उन्हें, दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं उन्हें कहा जाएगा, विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में जो हिस्सा ले रहे हैं उन्हें कहा जाएगा, या फिर विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं उन्हें कहा जाएगा। प्रथम पीढ़ी के मतलब समझ रहे हैं आप, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन है? प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं बेटा जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए। समझ रहे हैं ना आप, जो सबसे पहले अपने परिवार में विद्यालय गए हैं वो क्या है, वो प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी जो हैं वो कहलाएंगे। तो क्लियर हो गया, क्या होगा बेटा, प्रथम पीढ़ी के कौन होंगे, जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए, तो वो क्या है, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पठन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, जो पठन के उद्देश्य है उनमें से एक क्या है बेटा? ये चारों ऑप्शन पढ़िए और आप इसमें बताइए करेक्ट क्या होगा। पहला है प्रवाह के साथ पढ़ना, कि आप प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं, क्या ये पठन का उद्देश्य है? दूसरा, ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पढ़ना, क्या ये कहलाएगा? तीसरा, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, जो भी आपने पाठ्य सामग्री पढ़ी है उसमें से अर्थ निकाला है आपने। तीसरा डी है आपका, पठन के समय विराम चिन्हों, विराम के जो चिन्ह है विराम चिन्हों और स्वर की शैली, जो स्वर की शैली है क्या वो है। तो बेटा आप इसमें बताइए जो पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पठन का मुख्य उद्देश्य ये होता है बेटा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, आप उसके अर्थ को ग्रहण कर सके। जो भी आपने पढ़ा, एक तो होता है कि बस आपने पढ़ लिया आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, एक ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं पर आप उसको समझ के साथ पढ़ रहे हैं, उसमें उसका जो अर्थ है उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो आप ये ध्यान रखना कि वहां पर अर्थ ग्रहण करना या अर्थ निकालना ये जरूर होगा ऑप्शन में, और वही आपका करेक्ट होगा। तो पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक क्या है बेटा, कि पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। पठन का उद्देश्य क्या है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे समझ के साथ पढ़ें, आप उस जो भी पढ़ रहे हैं आप उसके अर्थ को समझ सके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी भाषा को आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। बेटा जब मैंने आपको थ्योरी क्लास कराई थी तो मैंने आपको ये बहुत डिटेल में समझाया है, अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी तो आप जरूर देखिए उनको। तो बेटा कोई भी भाषा जो है वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है? जैसे कि मैंने आपको कहा क्या, ठीक है, अभी ये कौन सी लिपि हो गई आपकी? देवनागरी लिपि हो गई। मैंने आपको लिखा व्हाट्सएप पे, मैंने आपको लिख दिया क्या। अब मैंने तो लिखा क्या, लेकिन लिपि कौन सी हो गई बेटा? रोमन लिपि हो गई। अब देख रहे हैं आप, ये भी लिखा क्या है मैंने? क्या, यही तो लिखा है क्या, लेकिन लिपि दूसरी हो गई। यहाँ भी क्या लिखा है और यहाँ जो लिपि है वो दूसरी है। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे मैंने देवनागरी लिपि में लिखा लेकिन यहाँ कौन सी है? रोमन लिपि है। तो इसीलिए कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। आप सभी एक दूसरे को मैसेज करते हैं तो आप हमेशा ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बहुत हद तक संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। तो ये क्या है, ये बहुत हद तक संभव है कि किसी भी भाषा को आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा फेरबदल के साथ आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत हद तक इसमें आप संभव। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। जब बच्चा शुरुआती क्लास में होता है तो उसके अंदर किस चीज को आप लिखने के अंतर्गत लिखेंगे? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना। तो बेटा जब पहली कक्षा में बच्चा होता है ना, वो कोई चित्र भी बना देना तो उसको भी आप लिखने के अंतर्गत मानेंगे। मतलब उसने कुछ भी बना दिया ना, ऐसे ऐसे कुछ भी बना दिया, उसने कुछ भी बना दिया ना, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? लिखने के अंतर्गत आएगा। तो क्योंकि अक्षर बनाना तो वो सीखेगा, शब्द वाक्य तो आगे की बात है। जब वो स्टार्टिंग में है बच्चा और उसने पेंसिल पकड़ी और उसने कुछ भी बना दिया ना बेटा, कोई चित्र बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो वो सब क्या है? लिखने के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो पहली कक्षा होती है उसमें चित्र बनाना भी किसके अंतर्गत आएगा?
लिखने के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलने में महत्वपूर्ण क्या है बेटा? बोलने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप अपनी बात को तो कम से कम दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर पाएं, आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाएं, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बोलने के कौशल में। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। क्या अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना ही बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है? कि आपको पूरा अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना आता है तो आप बोलने का कौशल आपको आता है, या फिर मधुर वाणी। तीसरा क्या है? संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। डी क्या है? स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण। तो बेटा बोलने कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बोलना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप अपनी बात को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा, कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। कि संदर्भ और स्थिति के अनुसार आप अपनी बात को दूसरे के सामने रख पा रहे हैं, तो ये क्या है? बोलने कौशल के अंतर्गत आएगा। और पठन में क्या था बेटा कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि आप उसका अर्थ ग्रहण कर सके, वो तो हो गया पठन का। और बोलने कौशल में क्या है कि आप अपनी बात को दूसरे के समक्ष, अपने विचारों को आप प्रस्तुत कर पा रहे हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसको उसी तरीके से आपने दूसरे के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये क्या है? बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार आप अपनी बात कह सकते हैं। और पठन कौशल में मैंने क्या बताया था बेटा कि पठन में क्या था कि आप उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं, आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं। और बोलने कौशल में बेटा क्या है कि संदर्भ और स्थिति के अनुसार आप अपनी बात को कह पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे डैश का अभ्यास कर रही है। जब भी हम कोई पठन आनंद के लिए करते हैं, अपने एंजॉय के लिए करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, आपको मजा आता है उसको पढ़ने में। जैसे कि आप मैगजीन पढ़ते हैं तो किस चीज के लिए पढ़ते हैं? आपको एंजॉय करना होता है, अपने एंजॉयमेंट के लिए आप उसको पढ़ते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे चाचा चौधरी की बुक्स पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है? स्टोरी बुक पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है बेटा? आप अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई पठन आप अपने आनंद के लिए करते हैं, आप अपनी खुशी के लिए करते हैं ना बेटा, तो वो विस्तृत पठन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्तृत पठन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किस तरीके का पठन है? ये विस्तृत पठन है, जिसमें आप अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो सब क्या है बेटा? विस्तृत पठन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गहन पठन, जिक्सो पठन, साथी पठन ये नहीं होगा। क्या होगा? विस्तृत पठन। आनंद के लिए जो पढ़ते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए हम पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं या कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं हम, तो सब किसके अंतर्गत आएगा बेटा? विस्तृत पठन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम अपने मजे के लिए उसको पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? जो भाषा के कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये बात तो गलत हो गई बेटा। जो भाषा के कौशल होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये तो गलत हो गया आपका। तीसरा क्या है? ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, ये भी गलत हो गया। जो भाषा के कौशल होते हैं बेटा वो एक साथ सीखे जाते हैं, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जो आपके भाषा के कौशल हैं बेटा वो कैसे हैं? वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। और वो कैसे सीखे जाते हैं? वो एक साथ सीखे जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि भाषा के कौशल जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इसीलिए आपके नीचे के देख रहे हैं बेटा, इसमें सब में गलत बात बोली गई कि वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, साथ में नहीं सीखे जाते, एक क्रम में ही सीखा, ये सारी बातें गलत हैं। जो भाषा के कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक साथ सीखे जाते हैं। ये लाइनें आप ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन में ना आपको ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे इसका मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे, क्या पूछे बेटा? मनोवैज्ञानिक क्रम।
अगर आपसे इसका मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे तो जो इसका मनोवैज्ञानिक क्रम है ना बेटा, वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आपसे इसका मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाए तो आप ये बताएंगे क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है बेटा? मनोवैज्ञानिक क्रम है। लेकिन अगर ये पूछा जाए और ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए जाएं तो ये क्रम आपको लगाना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, मनोवैज्ञानिक क्रम अगर आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक साथ सीखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे कह दे कि भाषा के कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम बताइए और ऑप्शन आपको इस तरीके से मिले, ठीक है, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिले जिसमें सिर्फ क्रम ही दिया हो, मतलब कहीं बोलना पहले दे दे, कहीं लिखना पढ़ना, तो ये क्रम आप ध्यान रखेंगे बेटा। वहां पे आपको इस तरीके का क्रम आपको आंसर में लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये क्रम नहीं पूछा जाता है तो उससे अलग आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक साथ सीखे जाते हैं। कैसे सीखे जाते हैं? एक साथ सीखे जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। ये ध्यान रखेंगे बेटा। बस ये जो लाइन है ना, मौन पठन के पश्चात, इसी में ही इसका आंसर है, इतने में। एक अध्यापिका है जिसने लखनऊ पर पाठ पढ़ाया और विद्यार्थियों के द्वारा मौन पठन के पश्चात, बच्चों को उसने पढ़ने के लिए दिया, बच्चों ने मौन पठन किया, उसके बाद टीचर ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो ये जो इतना सा पार्ट है ना बेटा इसका, कि मौन पठन के पश्चात, बस इसी में ही इसका आंसर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर मौन पठन के पश्चात प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो किस तरीके के प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या था इसने दिया कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था। दूसरा, लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आ और बा प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है। जब भी आप मौन पठन के पश्चात अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो हमेशा कालांतरित प्रश्न के अंतर्गत आता है बेटा। मौन पठन के पश्चात प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? कालांतरित प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालांतरित प्रश्न क्या होते हैं? जब आपने मौन पठन किया उसके पश्चात प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो किसमें कहलाते हैं? कालांतरित प्रश्न कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है। पहला, रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें। दूसरा, वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखें। तीसरा, कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में गए हैं। शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। डी ऑप्शन है, एक जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। तो बेटा आप बताइए इसमें से बेस्ट कौन सा है? उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का जो आकलन करना है उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, कि कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी जिस गांव में है वहां गए हैं, वहां शोध कर रहे हैं और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट आपको लिखनी है। तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त कार्य ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। भाषा का जो अध्यापक है तो उसका प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। तीसरा है आपका, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, या फिर शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। तो बेटा एक जो
अध्यापक है उसका प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। देखो, भाषा का अध्यापक है तो भाषा के अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? बच्चों की जो संप्रेषणात्मक आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है बेटा वो डैश के अध्ययन की वकालत करती है। पहला, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषाएं। दूसरा क्या है? मातृभाषा, अंग्रेजी, राज्य की भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक तथा जनजातीय और छोटे छोटे समुदायों में बोली जाने वाली भाषाएं। तीसरा, समूचे विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में। डी ऑप्शन है मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। तो बेटा इसमें तो आपको देखते ही आंसर पता चल गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या? मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भाषा और विदेशी भाषा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। ठीक है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता करता है। कैसे करता है बेटा? जो बच्चा है आपका वो एक या फिर एक से अधिक भाषा के ज्ञान के साथ विद्यालय में आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर क्लास में आपकी बहुभाषिकता है, आपकी क्लास में अलग अलग भाषाओं को जानने वाले बच्चे हैं, तो ये क्या है? ये एक संसाधन की तरह कार्य करती है आपके लिए। तो ये क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि बच्चा एक दूसरे से बात करेगा और वो एक दूसरे की भाषा को समझेगा। तो जो बहुभाषिकता होती है वो क्या है? संसाधन की तरह कार्य करती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बच्चे जो हैं एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं और एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता करता है। किस चीज में करता है बेटा? अन्य भाषाएं और नए विषयों को आसानी से सीखने में करता है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा क्या है? राष्ट्र के रीति रिवाजों और अन्य संस्कृतियों को समझने में। तीसरा, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। डी क्या है? अधिक अंक प्राप्त करने और उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो बेटा इसको तो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि अन्य भाषाओं को सीखने में और नए विषयों को आसानी से समझने में। माना किसी बच्चे को कोई भाषा आती है, किसी को गुजराती आती, किसी को पंजाबी। अब वो बच्चे आपस में, किसी को गुजराती आती, किसी को पंजाबी आती है, बच्चा क्लास में बैठा है, वो एक दूसरे की भाषा सीख रहा है या नहीं? तो क्या होगा? इससे क्या होगा? अन्य भाषाओं को सीखेंगे और नए विषयों को आसानी से सीखने में मदद करेगा। तो ये जो बहुभाषिकता होती है बेटा ये क्या है? एक संसाधन की तरह कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण क्या है बेटा? विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए इसमें मदद मिलती है। विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है बेटा? उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है बेटा कि बच्चे को जो अपना निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलती है। ठीक है, एक होता है आपका नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण क्या है बेटा कि आपने, टीचर ने बच्चे को क्लास में पढ़ाया तो उस प्रोसेस के दौरान जो गैप रह गया उसका पता लगाना तो हो गया नैदानिक परीक्षण करना। जो आपने बच्चे को सिखाया और वो उसने कितना सीखा और क्या उसको नहीं समझ में आया, तो वो जो गैप रह गया आपकी लर्निंग में उसको पता लगाना तो हो गया आपका नैदानिक परीक्षण। ठीक है, उसको पता लगाना। लेकिन आपने उस कमी का पता लगाया और उसको दूर कर दिया, वो क्या है? उपचारात्मक शिक्षण हो गया। क्लियर हो गई आपकी बात? आपने क्लास में बच्चे को कुछ पढ़ाया तो आपने जो पढ़ाया और जो बच्चे ने समझा, तो उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो गैप रह गया आपका, जो आप बच्चे को सिखा रहे थे और जो उसने समझा, तो उसमें जो गैप रह गया उस गैप का पता लगाना, उस गैप का पता लगाना तो हो गया आपका नैदानिक परीक्षण। ठीक है बेटा, गैप का पता लगाना हो गया नैदानिक परीक्षण। और उस गैप का जब पता आपको चल गया तो चाहे तो आपने वो चीज बच्चे को दोबारा पढ़ाई या फिर आपने अपने पढ़ाने की मेथड में ही चेंज कर दिया। अब क्या हुआ कि या तो आपने बच्चे को दोबारा समझाया तब उसको समझ में आ गया तो वो गैप आपका पूरा हो गया, या फिर आपने अपना मेथड ही चेंज कर दिया।
आपने पहले जिस मेथड से पढ़ाया और बच्चे को नहीं समझ में, आपने दूसरे मेथड से पढ़ा दिया, अब बच्चे को समझ में आ गया, तो अब क्या हो गया, वो जो गैप था उसको आपने दूर कर दिया, उस कमी को आपने पूरा कर दिया, तो ये क्या है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसमें क्या कहा, पहले ऑप्शन में क्या है कि विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलती है उपचारात्मक शिक्षण से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। तो यहीं पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।